P3 भारत पर आपका स्वागत है। मध्य पूर्व में जो घटनाक्रम चल रहा है, हिंसा का जो दौर चल रहा है, पूरा विश्व चाहता है ये किसी भी प्रकार से रुके। अब तो अमेरिका, जो कि इजराइल के पाले में खड़ा दिखता था, उस पर भी दबाव है और कभी कभी हमें शंकाएं लगती है कि अमेरिका विड्रॉल कर लेगा। क्या हमारे श्री राजेंद्र सचदेवा जी कृपया बताने का कष्ट करें, क्या ऐसी संभावना है? और अगर अमेरिका ने विड्रॉ किया तो क्या शक्ति संतुलन प्रभावित होगा? देखिए, ये हमास और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, ये इसको युद्ध कहना मेरी समझ से नहीं होगा, क्योंकि ये तो आत्मसम्मान और आत्मरक्षा के द्वारा उठाया गया कदम है इजराइल का। जी। शुरुआत हमास आतंकी संगठन ने की थी जी। और उसका जवाब इजराइल पिछले 1 महीने से दे रहा है और उसमें अमेरिका साथ दे रहा है। अगर आप देखें तो संसार के अधिकतर देशों ने हमास के द्वारा की गई आतंकी घटना का विरोध किया, क्योंकि एक इंटरनेशनल बैलेंस्ड स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पड़ती है। तो उसमें टाइम टू टाइम इजराइल को ज़्यादा आम जनता के विरुद्ध ना करने के लिए इजराइल को आगाह किया जाता है। यदि आप अमेरिका की वर्किंग देखें तो एक तरफ अमेरिका चारों तरफ से मध्य पूर्व एशिया में इजराइल की मदद करते हुए तमाम बेड़े भेजकर पूरा कंट्रोल किया हुआ है कि यदि इजराइल के ऊपर कोई अटैक हुआ तो लेकिन दूसरी तरफ स्ट्रैटेजिकली वो इजराइल से अपील भी करता रहता है। लेकिन इन सबसे हटकर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आप देखिए, इजराइल न केवल हमास से लड़ रहा है, इजराइल के साथ 2 आतंकी संगठन और भी लड़ रहे हैं, एक हिजबुल्ला और एक हूती। अगर आप देखें तो इनके जो कंट्रीज हैं, इनके जो राजनीतिक संगठन हैं, उन्होंने कभी भी इजराइल के विरुद्ध कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ये आपने सब, अगर आप स्ट्रेटेजिकली देखें, भी नहीं दिया और ना यमन ने दिया, ना फिलिस्तीन ने दिया, ना ही लेबनान ने दिया। अगर आपको सुनाई देता है तो लेबनान के हिजबुल्ला संगठन ने रॉकेट दागे जी, हूती ने दागे जी। लेकिन इन सबके चलते अगर गाजा पट्टी में देखें तो गाजा पट्टी फिलिस्तीन का ही पार्ट है। लेकिन फिलिस्तीन ने कभी इजराइल से ये नहीं कहा, राजनीतिक संगठन ने, कि आप हमले रोकेंगे नहीं तो रिएक्शन करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये तीनों कंट्रीज के राजनीतिक संगठन भी साइलेंटली इजराइल का समर्थन कर रहे हैं जी। वो ये चाहते हैं कि उनके देश में भी जो आतंकी संगठन उनको भी तंग कर रहे हैं और आम जनता को भी तंग कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक सूचना मिली है कि गाजा के जो आम आदमी हैं वो भी चाहते हैं कि आने वाले समय पे गाजा पट्टी पर इजराइल का कंट्रोल रहे ताकि उनकी लाइफ ठीक हो। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका एक्चुअली उसके पीछे उसका जो छुपा हुआ एजेंडा है वो ईरान की तरफ देख रहा है और ईरान ये समझ चुका है कि यदि वो आग में कूदा तो उसके हश्र जो है अमेरिका के द्वारा, क्योंकि अमेरिका काफ़ी दिन से उसको टारगेट किया हुआ है, तो अमेरिका को मौका नहीं मिल रहा है, तो अमेरिका ईरान के विरुद्ध जा सकता है और परमाणु युद्ध भी हो सकता है। क्या ईरान की इकोनॉमी अलाउ कर रही है? ये 3 आतंकवादी संगठन जो स्लीपर सेल से थे अब एक्टिव हैं। देखिए, इसमें 2 देशों का नाम मैं लेना चाहूँगा, कतर और ईरान जी। कतर में हमास का आतंकी संगठन का हेड बैठा हुआ है और कतर और ईरान फंडिंग कर रहे हैं। इन दोनों कंट्रीज़ की अपने आप में आने वाले समय पर हालत ख़राब होने वाली है और ईरान को ये बात समझ में आ गई है कि वो, अगर आप देखें तो कई बार ईरान ने इजराइल को डायरेक्ट धमकी दी कि अगर आप युद्ध नहीं रोकेंगे तो हमें प्रवेश करना पड़ेगा। लेकिन इजराइल ने उस बात की परवाह न करते हुए गाजा पट्टी में ग्राउंड रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे एक्शन शुरू कर दिया है। ईरान केवल गीदड़ भपकी देने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ईरान को मालूम है कि यदि मेरे द्वारा कोई एक्शन लिया गया तो उसमें अमेरिका का अटैक उसको झेलना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के सैनिक अड्डे कई कंट्रीज में हैं। तो अमेरिका, अगर आप दूसरी तरफ देखें तो रशिया इस तरह मध्य पूर्व एशिया में कोशिश कर रहा है कि वो अपने सैनिक अड्डे बनाने के लिए लीबिया में करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि रशिया अपनी शांति की बात करने का हक खो चुका है खुद अपनी एक्टिविटीज से। जी जी। जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत ने एक बैलेंस
चेक एंड बैलेंस पोजीशन बना रखी है। भारत ने फिलिस्तीन के राजनीतिक संगठन का समर्थन किया है जी, आज भी उनके फिलिस्तीन गवर्नमेंट से बिजनेस राजनीतिक संगठन में कहना चाहूंगा। और इसी तरह से वो ईरान से भी बातचीत कर रहा है। ईरान से भी है। ईरान भी इंडिया की बात मान रहा है। एक तरफ अमेरिका से नाराज है तो ईरान लेकिन इंडिया के साथ बिजनेस डील कर रहा है। यदि अगर आप देखें तो इंडिया का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, जो अभी G20 सम्मेलन में आर्थिक कॉरिडोर बनाने की कोशिश की है, वो कोशिशें नाकाम ना हो, इसके लिए भारत एक बैलेंस पोजीशन में ईरान से भी बात कर रहा है। और ईरान को भी बात समझनी पड़ेगी और इजराइल भी इंडिया की बात मानेगा। और निश्चित रूप से आने वाले समय पे सीज फायर तो होगा, लेकिन बंधकों को ना छोड़ना जी, ये इस शर्त के बाद कि अगर सीज फायर होगा तो बंधक छोड़े जाएंगे, तो मुझे महसूस होता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव से इजराइल इस शर्त को थोड़े दिन के लिए मान सकता है। देखिए, अगर आप बात समझे तो मुझे यूएन की भूमिका नगण्य से नजर आ रही है जी। यूएन से ज्यादा भारत का महत्व नजर आता है पूरे विश्व के पटल पर। आज की तारीख में तो ये आज हर देश, चाहे वो इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, चाहे फिलिस्तीन हो, 1 to 1 इंडिया से वो भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे हैं। यानी कि एक तरह से वो चाहते हैं कि उनकी मध्यस्थता से किसी सोल्यूशन को निकाला जाए, क्योंकि भारत की नीति और नियत पर साफ है, किसी भी कंट्री को डाउट नहीं है। इवन मैं समझता हूँ कि अमेरिका पे भी लोगों पर विश्वास नहीं है। वो जितना विश्वास भारत पे कर रहे हैं, वो आने वाले समय में हमारा देश एक ऐसा देश होगा जो हर तरह की हिंसा के रूप में जितने भी देश प्रभावित हैं उनकी मदद करने में आगे आएगा। और ये जो मध्य पूर्व का युद्ध है, ये इसका सबक आने वाले समय पे चाइना को मिलेगा, उत्तर कोरिया को मिलेगा, रशिया को मिल चुका है। रशिया लड़ने के बाद आज अगर आप देखें तो यूक्रेन और रशिया युद्ध की कहीं अता पता कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कोई। इसका मतलब क्या आप ये मानकर चलते हैं कि रशिया ने सीज फायर कर दिया या यूक्रेन ने सीज फायर कर दिया, या दोनों में आपस में अंडर टेबल में कंप्रोमाइज हो गया है और सारी दुनिया का ध्यान इजराइल और हमास की तरफ है? रशिया और यूक्रेन का क्या हुआ? मुझे लगता है कि रशिया इसमें इनडायरेक्ट अपनी हार मान चुका है, क्योंकि अगर उसने कोई जीती हुई बाजी भी के बारे में और पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया है 1 वर्ष लड़ाई लड़ने के बाद, तो ये निश्चित रूप से रशिया ये अधिकार खो चुका है मानवता की बात करने का। तो मुझे लगता है आइए आने वाले टाइम में मध्य पूर्व एशिया खतरे से तो खाली नहीं है, परमाणु युद्ध भी हो सकता है वो, लेकिन भारत के मध्यस्थता के चलते ये सारे युद्ध रुकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद जी, नमस्कार।